जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं पर हौसले अलग अलग। कोई दर्द सह के बिखर जाता है और कोई दर्द सह के निखर जाता है। नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निरंतर रूप से प्रयासरत होंगे। मैं आपका दोस्त दैनिक समसामयिकी की सीरीज लेकर आपके बीच में उपस्थित हूं। उम्मीद है आपको यह सेशन पसंद आ रहा होगा और आपसे यही गुजारिश रहेगी कि सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिए। यकीन मानिए ये सीरीज आपके लिए काफी लाभकारी सिद्ध होगी, क्योंकि इस सीरीज के माध्यम से हम लोग बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों और नई नई जानकारियों को सीखने वाले हैं। तो आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें और देखें इस सेशन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए, पहला प्रश्न आपका दिया गया है, प्रतिवर्ष विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विकल्प जो दिए गए हैं 9 अक्टूबर, दूसरा दिया गया 10 अक्टूबर, तीसरा 11 अक्टूबर, चौथा दिया गया 12 अक्टूबर। यहां जो सही विकल्प हमारा है विकल्प नंबर बी सही होगा। प्रतिवर्ष 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यहां पर अगर हम बात करें 10 अक्टूबर जो कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसकी थीम क्या है? तो देखिए यहां पिक्चर के माध्यम से आपको दिखाया गया है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2022। इसकी थीम है सभी के लिए मानसिक और स्वास्थ्य कल्याण को वैश्विक प्राथमिकता बनाना। ये 2022 की थीम है। अब यहां से एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह बनता है कि यह किस संस्था के द्वारा शुभारंभ किया गया है या किस संस्था की पहल है? तो WHO की पहल है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की पहल के द्वारा विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और इसी की रिपोर्ट के आधार पर बताया गया है कि विश्व में लगभग 500 बिलियन व्यक्ति ऐसे हैं या लोग ऐसे हैं जो विश्व मानसिक स्वास्थ्य या चिंताओं से ग्रसित हैं या मानसिक पीड़ा से ग्रसित हैं। अगर बात करें हम भारत के बारे में तो लगभग 15 लाख व्यक्ति या 15 लाख लोग हैं जो कि मानसिक स्वास्थ्य से पीड़ित हैं, या आप ऐसा साधारण भाषा में कह सकते हैं मानसिक चिंता से ग्रसित रहते हैं। आइए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और भी सीखें। दिवस के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने एक नई सीरीज की पहल की है जिसमें विगत माह के महत्वपूर्ण दिवसों को देखा जा रहा है। हमने जनवरी माह के, फरवरी माह के, जनवरी, फरवरी और मार्च माह के महत्वपूर्ण दिवसों को देख लिया है। आज हम लोग अप्रैल और मई माह के महत्वपूर्ण दिवसों को देखेंगे जो कि महत्वपूर्ण हैं और वो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। तो देखें यहां इस क्रम में पहला दिया गया है 7 अप्रैल। तो आपको ध्यान देना है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है और जिसका मुख्यालय कहां है? जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड का शहर है, यहां पर स्थित है। और इसके वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो यहां पर इनके प्रमुख जो हैं डॉक्टर टेड्रोस गब्रेसस अदनानम जो हैं, ये प्रमुख हैं। अगर बात करें 14 अप्रैल के बारे में तो अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है। अत्यंत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यही आप रिलेट कर लीजिए 22 मई को तो जैव विविधता दिवस के रूप में 22 मई को मनाया जाता है। अगले में अगर हम देखें तो अगला दिया गया है 25 मई को। तो 25 मई को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है और मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य भारत के द्वारा कब तक का रखा गया है? 2030 का, जबकि टीबी उन्मूलन का लक्ष्य 2025 का रखा गया है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस तो 26 अप्रैल को बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये अप्रैल माह से थे। अब अगर महत्वपूर्ण के रूप में देखें मई माह के तो 1 मई को मजदूर दिवस या अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है।
3 मई की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। यहीं पे आपको ध्यान रखना है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कितना है, या सूचकांक में भारत का स्थान कितना है, तो 150वां है और विगत वर्ष में कितना था, 142 था। अगर बात करें विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 मई को। 8 मई को अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में आपको याद रखना है, विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। और हाल ही में हम लोगों ने बात कर रखा था नोबेल पुरस्कारों में, तो सर्वाधिक नोबेल पुरस्कार विजेता संस्था के रूप में कौन रही है, तो विश्व रेड क्रॉस सोसाइटी जो है ये 3 नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में प्राप्त कर चुकी है। अगर बात करें 11 मई की दोस्तों, तो आपको राष्ट्रीय तकनीकी दिवस के रूप में मनाया जाता है 11 मई को। और 12 मई की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 मई की बात करें अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस। और आपको हमने 22 मई बता दिया है। 21 मई आप ध्यान रखें विश्व चाय दिवस, विश्व चाय दिवस भी मनाया जाता है ये 21 मई को। और अगर हम बात करें 22 मई की तो जैव विविधता दिवस। और 31 मई को बात करें तो विश्व तंबाकू निरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये महत्वपूर्ण दिवस हैं जो कि परीक्षाओं में लगातार बने रहते हैं, आपको इनको जरूर याद रखना है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। अगला है अत्यंत महत्वपूर्ण, हाल ही में कहां पर सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन 11 का आयोजन किया गया। अब यहां देखिए आपको महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में याद रखना है, विकल्प हमारे जो दिए गए हैं, पहला लेह है, दूसरा गांधीनगर है, तीसरा नई दिल्ली है, चौथा हैदराबाद है। यहां जो सही विकल्प होगा दोस्तों, यह विकल्प नंबर ए सही होगा, लेह। सतत पर्वतीय विकास, सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया, तो ये आयोजन किया गया लेह में। और ये किससे संबंधित है, लद्दाख राज्य से संबंधित है। अब इसका उद्देश्य क्या है मित्रों, या पहले सबसे पहले जाने किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, तो भूपेंद्र सिंह यादव जी के द्वारा प्रारंभ किया गया। और ये वर्तमान में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है, तो भूपेंद्र सिंह यादव जी हैं और इन्हीं के द्वारा यह प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, तो आपको ध्यान रखना है, इको मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए पर्वतीय क्षेत्रों में टूरिज्म को बढ़ावा देना, या टूरिज्म के क्षेत्र में व्यापार को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य के रूप में है। अब बात हो रही है लद्दाख की, तो आपको जरूर याद रखना है कि अनुच्छेद 370 के आधार पर किन 2 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, तो जम्मू कश्मीर राज्य को दिया गया था विशेष राज्य का दर्जा। अब इसी को 31 अक्टूबर 2019 को धारा 370 को हटाकर 2 नए केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। इसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, जिसमें से आपको याद रखना है लद्दाख के बारे में कि लद्दाख के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो आपको याद रखना है राधा कृष्ण माथुर जी को उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया लद्दाख के। साथ ही साथ लद्दाख से आपको याद रखना है कि हाल ही में लद्दाख राज्य ने अपना राष्ट्रीय पशु घोषित किया है, तो हिम तेंदुआ जो है इसे अपना राष्ट्रीय पशु के रूप में घोषित किया है। इसी को स्नो लेपर्ड के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें लद्दाख के बारे में, तो लोसर महोत्सव, साथ ही साथ स्पुतनिक गस्टर नामक महोत्सव का आयोजन कहां किया जाता है, तो लद्दाख राज्य में किया जाता है। भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो लेह है। और वह किस राज्य से संबंधित है, तो यह लद्दाख राज्य से संबंधित है। अगर हम बात कर लें यहीं गांधीनगर से, तो 2022 डेफ एक्सपो का आयोजन कहां किया जाएगा, तो गांधीनगर में किया जाएगा, जो कि गुजरात राज्य से संबंधित है। अगर बात करें नई दिल्ली की, तो हरियाली योजना यह भी पर्यावरण मंत्रालय की पहल है। हरियाली योजना
का प्रारंभ कहां से किया गया? तो नई दिल्ली से प्रारंभ किया गया। और हाल ही में नो डस्ट अभियान कहां से प्रारंभ किया गया? तो नई दिल्ली से प्रारंभ किया गया, जिसमें नए निर्माण कार्य को रोक दिया गया है और इसका उद्देश्य है वायु प्रदूषण को कम करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। अगर बात करें हैदराबाद की, तो तेलंगाना की राजधानी क्या है? तो हैदराबाद जो है दोस्तों, ये तेलंगाना राज्य की राजधानी है। साथ ही साथ विंग एयर शो 2022 का आयोजन कहां किया गया था? तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के बेगमपेट में विंग एयर शो का आयोजन किया गया था। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको जरूर याद रखना है। और एक पिक्चर के माध्यम से यहां देखिए दिखाया गया है, जिसमें भूपेंद्र सिंह को दिखाया गया है, जिन्होंने सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन और सीरीज या संस्करण कौन था? 11वां था, इसका आयोजन किया गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इको टूरिज्म को ध्यान में रखते हुए बढ़ावा देना पर्वतीय क्षेत्रों में। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा श्री महाकाल लोक का उद्घाटन कहां किया गया? अब देखिए यहां पहला दिया गया है जयपुर, दूसरा इंदौर, तीसरा उज्जैन, चौथा दिया गया चंडीगढ़। यहां जो सही विकल्प हमारा है दोस्तों, यह विकल्प नंबर सी सही होगा, उज्जैन। अब उज्जैन की बात करें तो उज्जैन किस राज्य से संबंधित है? यह मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। अगर हम बात करें उज्जैन की, तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? तो क्षिप्रा जो नदी है, इसी के तट पर स्थित है मध्य प्रदेश का जो शहर है उज्जैन। साथ ही साथ यहां महाकाल लोक, यहां जो महाकालेश्वर, मध्य प्रदेश में ही महाकालेश्वर मंदिर है और इसी मंदिर प्रांगण में उद्घाटन किया गया है श्री महाकाल लोक का। अब श्री महाकाल लोक का क्या आशय है? भगवान शंकर से जुड़े हुए सभी पौराणिक घटनाएं या उनसे संबंधित पौराणिक कथाएं एक ही स्थान पे चित्रित किया जाना या बताया जाना या उसको दिखाया जाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है श्री महाकाल लोक का। अब यहां मध्य प्रदेश से बात हो रही है, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। साथ ही साथ ये दो शहर जो दिए गए हैं मध्य प्रदेश से ही दिए गए हैं। जैसे इंदौर के बारे में बात करें तो यह लगातार चर्चा में बना रहने वाला शहर है, तो आपको यहां से जरूर याद रखना है, भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन सा है भारत का? तो इंदौर है। अगर बात करें डिजिटल एड्रेस वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो इंदौर है। अगर बात करें बायो सीएनजी संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया है? तो इंदौर में स्थापित किया गया है। लगातार छठी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर के रूप में किसे चुना गया है? तो इंदौर को चुना गया है। अगर हम बात करें 17वीं प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो इंदौर में आयोजित किया जाएगा। और जयपुर की बात करें तो भारत में पिंक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो जयपुर को जाना जाता है, जो कि राजस्थान की राजधानी है। इंद्रायणी मेडिसिटी की स्थापना कहां की गई है? तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थापना किया गया है। यहीं पे चंडीगढ़ को भी आपको याद रखना है। 47वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक कहां बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने किया? तो इसकी बैठक बुलाई गई चंडीगढ़ में। आपको ध्यान रखना है जीएसटी काउंसिल की प्रमुख कौन होती हैं? तो वित्त मंत्री जीएसटी काउंसिल की प्रमुख होती हैं। यहां देखिए महाकाल के दर्शन के लिए आपको पिक्चर लगाया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि भारत में कितने ज्योतिर्लिंग हैं? तो आपको याद रखना है 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं ये भारत में स्थित हैं, भगवान शंकर से संबंधित हैं या उनके तीर्थ स्थलों के रूप में जाने जाते हैं। आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ें और अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में किस राज्य की अस्मिता दोराजी ने बिना ऑक्सीजन सप्लीमेंट के मनासलू
पर्वत को फतह किया है। अब यहां देखिए, आपको ध्यान रखना है कि यहां पर बात हो रही है बिना ऑक्सीजन सप्लीमेंट, मतलब एडिशनल ऑक्सीजन सिलेंडर लिए बिना इन्होंने मनास्तु जो पर्वत है इस पर चढ़ाई इन्होंने पूरी की। अब हमारे जो विकल्प दिए गए हैं, क्या इनका संबंध सिक्किम राज्य से है, दूसरा दिया गया मेघालय, तीसरा दिया गया छत्तीसगढ़, चौथा दिया गया झारखंड। स्मिता दोराजी का संबंध जो है ये झारखंड राज्य से है और झारखंड की राजधानी क्या है? झारखंड की राजधानी दोस्तों रांची है। और यहां के मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत सोरेन जी जो हैं यहां के मुख्यमंत्री हैं। अगर हम बात करें अस्मिता दोराजी, तो एग्जैक्ट अगर बात करें झारखंड में भी पूछा जा सकता है, तो जमशेदपुर की ये हैं। साथ ही साथ अब जमशेदपुर से आपको एक प्रश्न जरूर याद रखना है कि जमशेदपुर में ही टिस्को का स्थापना किया गया है। टाटा का जो संयंत्र है इसको स्थापना किया गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1907 ईस्वी में हुआ था। और किस नदी के तट पर स्थित है? तो आप याद रखिए, स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है जमशेदपुर। अब बात हो रही है पर्वतों से संबंधित, तो मनास्तु पर्वत जो है ये किस देश में स्थित है या कहां पर है स्थित? तो ये नेपाल देश में स्थित है। कहां स्थित है दोस्तों? नेपाल में स्थित है। अब पर्वतों से महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में अगर हम बात करें, आपसे अगर पूछा जाए कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस पर्वत की है, तो आपको ध्यान रखना है कि सर्वोच्च चोटी का नाम जो है वो माउंट एवरेस्ट है। क्या है? माउंट एवरेस्ट जो है दोस्तों ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जो कि किस देश में स्थित है? नेपाल में स्थित है और हिमालय का भाग है। अगर हम बात करें दूसरे स्थान पे कौन है, तो केटू, जिसे गाडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। और तीसरी की बात करें तो कंचनजंगा। दोस्तों कंचनजंगा जो है ये जो सर्वोच्च चोटी है विश्व की 3, उसमें क्रमशः कौन से स्थान पे आती है? तो तीसरे स्थान पे कंचनजंगा आता है। अब यहां से प्रश्न एक और भी महत्वपूर्ण बन जाता है कि माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहली बार चढ़ाई कब की गई थी और किनके द्वारा किया गया था? यहां से भी लगातार प्रश्न बना है। तो 1953 ईस्वी में सबसे पहली बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की गई और किसके द्वारा? तेनजिंग शेरपा के द्वारा और एडमंड हिलेरी के द्वारा 1953 में सबसे पहली बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की गई। अब यहां भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो बख्शेंद्री पाल जो हैं ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले पहले भारतीय हैं। अगर बात करें 2 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले, तो संतोष यादव जो हैं ये 2 बार चढ़ने वाली हैं। अगर बात करें कि अभी तक विश्व में कौन सा ऐसा पर्वतारोही है जिसने माउंट एवरेस्ट पे सर्वाधिक बार चढ़ाई की है? कामी रीता शेरपा जो हैं इन्होंने सर्वाधिक बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की है और ये कहां से संबंधित हैं? नेपाल से संबंधित हैं। हाल ही में प्रश्न एक पूछा गया था कि माउंट एवरेस्ट पे सबसे कम उम्र की चढ़ने वाली जो पर्वतारोही हैं इनका नाम क्या है? तो रिदिम मानिया जो हैं ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित हैं। ये सबसे कम उम्र की जो पर्वतारोही हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतह किया है। अब आपको ध्यान रखना है, अगर स्मिता दोराजी के बारे में पूछा जाए दोस्तों, तो ये झारखंड से संबंधित हैं और इन्होंने किस पर्वत चोटी पर फतह किया है? मनास्तु पर। और मनास्तु कहां से संबंधित है? नेपाल से संबंधित है। झारखंड की राजधानी रांची है और जमशेदपुर की स्मिता दोराजी हैं। और यहां पर जमशेदपुर में टिस्को जो संयंत्र है टाटा का, वो कब स्थापित किया गया था? 1907 में। और जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। अगर बात करें सर्वोच्च चोटियों की दोस्तों, तो 3 चोटियां क्रमशः कौन कौन सी हैं? माउंट एवरेस्ट है हिमालय का, साथ ही साथ दूसरे स्थान पर केटू है जिसे गाडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है, और तीसरे स्थान पर कंचनजंगा है जो कि सिक्किम राज्य से संबंधित है। अगर बात करें सबसे पहली बार चढ़ाई कब की गई? 1953 में। किसके द्वारा? तेनजिंग शेरपा के द्वारा, एडमंड हिलेरी के द्वारा। भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो बख्शेंद्री पाल, और 2 बार की बात किया जाए संतोष यादव। अगर सर्वाधिक बार की बात किया जाए कामी रीता शेरपा नेपाल से, सबसे कम उम्र की बात की जाए तो रिदिम मिमानिया है। ये महत्वपूर्ण जानकारियां हैं पर्वत से संबंधित। अन्य एपिसोड में हम लोग दुनिया के
तमाम सारे महत्वपूर्ण जो चोटियां हैं उनको बारी बारी करके हम लोग पढ़ लेंगे। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। इससे पहले आपको देखिए यहां पर पिक्चर के माध्यम से आपको दिखाया गया है, ये पर्वत चोटी है, साथ ही स्मिता दोराजी का पिक्चर भी दिखाया गया है। आइए दोस्तों इसी क्रम में अगला अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। अभी तो हाल ही में 36वां के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है दोस्तों, लेकिन यहां ध्यान रहे क्रम आपसे पूछा जा रहा है 37वां। अब यहां 36वां की बात कर रहे हैं तो अभी हम विकल्प इसको पहले देखें तो विकल्प हमारा दिया गया, पहला हरियाणा, दूसरा कर्नाटक, तीसरा हिमाचल प्रदेश, चौथा गोवा। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहां जो सही विकल्प हमारा होगा गोवा में होगा, मतलब 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन गोवा में होगा। कब होगा तो ये 2023 में होगा। कब होगा 2023 में होगा। अब अगर हाल ही की बात करें दोस्तों तो 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहां किया गया है तो ये गुजरात राज्य के 6 शहरों में किया गया। इसका शुभंकर ध्यान रखें, इसका शुभंकर जो दोस्तों है ये सावज है। क्या है दोस्तों? सावज है। अब यहां से आपको पहली बार भी बताया गया था, अगर हम बात करें राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ की तो इसका आरंभ 1924 में भारतीय ओलंपिक खेल के रूप में हुआ था और पहली बार आयोजन कहां हुआ था? लाहौर में इसका आयोजन किया गया था, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। अगर बात करें 1940 की दोस्तों, उस दौरान इसका नाम राष्ट्रीय खेल के रूप में परिवर्तित किया गया। अगर हम बात करें 37वां की तो यहां अभी आपको बताया गया कि 37वां आयोजन जो होगा दोस्तों ये गोवा में होगा। अब गोवा से महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनते हैं लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और बहुत आसान प्रश्न है, एक बार अगर आप देख लेंगे तो ये प्रश्न गलत होने वाले नहीं है। सबसे पहले अगर हम बात करें गोवा के वर्तमान स्थिति के बारे में तो यहां के मुख्यमंत्री कौन है तो प्रमोद सावंत जी हैं। कौन है दोस्तों? प्रमोद सावंत जी जो हैं ये गोवा के मुख्यमंत्री हैं और विधानसभा की सीटें कितनी है? 40 विधानसभा की सीटें हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें भारत का सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है दोस्तों तो ये गोवा होगा। लेकिन अगर यहीं से पूछा जाए आपसे कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा होगा तो इसको मिस नहीं करना है, ये सिक्किम होगा। क्या होगा दोस्तों? ये सिक्किम राज्य जो होगा जनसंख्या के आधार पर सबसे कम, लेकिन क्षेत्रफल के आधार की बात की जाए तो गोवा सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य है भारत का। अगर हम बात करें कि गोवा किसका उपनिवेश था तो पुर्तगाली। कौन दोस्तों? पुर्तगाली। अब याद कर लीजिए कि भारत में जो आक्रमणकारी आए हुए थे उनमें क्रम क्या था, यूरोपीय जो आए थे उनका क्रम क्या था तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और सबसे बाद में गए भी कौन? पुर्तगाली गए। तो यहां पर एक प्रश्न याद रखें, कई बार पूछा गया है कि गोवा किसका उपनिवेश था तो गोवा पुर्तगालियों का उपनिवेश था। साथ ही साथ अगर हम बात करें एक जनजाति रहती है सिग्मो जनजाति। सिग्मो जनजाति आपसे पूछा जाता है कि भारत में सिग्मो जनजाति का संबंध किस राज्य से है तो आप बताइए कि गोवा से संबंधित है और इन्हीं के द्वारा सिग्मो महोत्सव भी मनाया जाता है। अगले प्रश्न को अगर हम देखें तो आपसे पूछा जा सकता है समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू किया गया है या भारत के कौन से एकमात्र राज्य में लागू है तो वह दोस्तों कौन सा है? गोवा है। और अनुच्छेद भी याद रखें, अनुच्छेद कौन सा होगा दोस्तों? अनुच्छेद 44 होगा। अगर हम बात करें कि भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य पहला कौन सा है तो यहां भी हमारा आंसर क्या होने वाला है? गोवा है। अगर आपसे बात की जाए कि हर घर जल प्रमाणित जिला पूछ लिया जाए तो यह बुरहानपुर मध्य प्रदेश का होगा। अगर राज्य पूछा जाए तो गोवा होगा। कौन होगा दोस्तों? गोवा होगा। और केंद्र शासित प्रदेश में पूछा जाए तो अंडमान निकोबार जो है वो संबंधित होगा। अगर हम बात करें यहीं पर अंत प्रश्न के रूप में गोवा से संबंधित तो आपको ध्यान रखना है कि गोवा में राज्य विधानसभा की सीटें हम लोगों ने देख लिया तो लोकसभा की कितनी सीटें हैं तो गोवा में लोक संसदीय सीटें जो हैं वो कितनी हैं? 2 सीटें जो हैं ये संसदीय सीटें हैं। अब ये खेल परिदृश्य से था, इतनी सारी जानकारियां अगर आप खेल परिदृश्य से साथ ही साथ गोवा से याद रखते हैं तो यकीन मानिए जब भी आपका प्रश्न गोवा से बनेगा तो उम्मीद है वो गलत होने वाले नहीं है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में चर्चा में रहा
टेलीमानस पहल किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया? देखिए पहला दिया गया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, दूसरा गृह मंत्रालय, तीसरा स्वास्थ्य मंत्रालय, चौथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। यहां सबसे हमारा जो पहला जो विकल्प सही होगा, ये विकल्प नंबर सी सही होगा, ये स्वास्थ्य मंत्रालय की पहल है। अभी हम लोगों ने पहले प्रश्न के रूप में देखा था मित्रों कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस किस दिवस को मनाया जाता है? तो 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी के परिप्रेक्ष्य में भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने, जो कि केंद्रीय मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया जी हैं, इनके द्वारा एक पहल प्रारंभ किया गया और उस पहल का नाम है टेलीमानस पहल शुरुआत की गई। और यह किसके लिए है? तो मानसिक रूप से पीड़ित या मानसिक रूप से ग्रसित व्यक्तियों को काउंसलिंग करने से संबंधित है, या उनका मनोबल या उनका उत्साह वर्धन करने से संबंधित है टेलीमानस पहल। यहां देखिए एक कोने में एक पेम्पलेट लगा हुआ है, देखिए मानसिक स्वास्थ्य संबंधी बेहतर सेवाओं के लिए टेलीमानस सेवा प्रारंभ किया गया। और इसका उद्देश्य क्या होगा? सुलभ और सस्ती मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं मोबाइल परामर्श पर उपलब्ध होगा, और ये 24x7 मतलब 24 घंटे और 7 दिन यह सेवा उपलब्ध रहेगी। और टोल फ्री नंबर दिए गए हैं, आपको जरूर याद रखना है 14416 जो है इसका टोल फ्री नंबर है। इस पे कॉल करने पर अगर किसी प्रकार की मानसिक पीड़ा या मानसिक स्थिति आपकी सही नहीं है तो उस बारे में सही जानकारी या सही इलाज आप पा सकते हैं। और यह पहल किसकी है? यह स्वास्थ्य मंत्रालय की पहल है। अगर बात करें मित्रों गृह मंत्रालय की, तो केंद्रीय गृह मंत्रालय कौन है? तो गृह मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो अमित शाह जी जो हैं केंद्रीय गृह मंत्री हैं, आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको याद रखना है पहले सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह जी हैं। अगर बात करें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के बारे में, तो स्मृति ईरानी जी कौन है? ये केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है अल्पसंख्यक मंत्रालय का। हाल ही में बीपीएससी के पेपर में यह प्रश्न पूछा गया था कि अल्पसंख्यक मंत्रालय के अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो स्मृति ईरानी जी को दिया गया है। यही बात करें सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्रालय के, तो डॉक्टर वीरेंद्र सिंह कौन? दोस्तों डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जो हैं ये कौन है? ये केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं। इससे पहले कौन थे? तो थावरचंद गहलोत जी थे, और वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत जी हैं। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें, अत्यंत महत्वपूर्ण यह भी प्रश्न है। हाल ही में भारत कहां पर आयोजित आतंकवाद विरोधी 2022 अभ्यास की मेजबानी करेगा? तो देखिए पहला दिया गया है पोखरण राजस्थान, दूसरा शिमला हिमाचल प्रदेश, तीसरा मानेसर हरियाणा, चौथा हैदराबाद तेलंगाना। यहां जो हमारा सही विकल्प है दोस्तों, विकल्प नंबर सी सही होगा। मानेसर के हरियाणा में आयोजित आतंकवाद विरोधी एक सम्मेलन आयोजित की जाएगी, जिसकी बैठक में मेजबानी कौन करेगा? तो भारत के द्वारा किया जाएगा। और किस शहर में किया जाएगा? तो मानेसर हरियाणा में किया जाना। इसका उद्देश्य क्या है? और उद्देश्य जानने से पहले भाग लें कि हमारे साथ में कौन कौन से देश सहयोगी देश हैं जो कि भाग लेंगे। तो उन देशों में पाकिस्तान भी शामिल होने वाला है, जो कि आतंकवाद का अड्डा है और स्वतः आतंकवाद से निपटने के उपायों पर सुझाव देने वाले हैं। अब यहां से आपको समझ सकते हैं कि यह सम्मेलन कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस सम्मेलन की मेजबानी जब भारत के द्वारा की जाएगी तो इसमें पाकिस्तान के द्वारा अपना क्या मत रखा जाएगा, कौन से सुझाव रखे जाएंगे, यह देखने और सोचने वाली बात होगी। अब अगर हम बात करें हरियाणा से, तो हरियाणा का गठन अगर बात करें मित्रों, तो 1966 ईस्वी में हरियाणा राज्य का गठन किया गया था। और वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर जी जो हैं ये मुख्यमंत्री हैं, और बंडारू दत्तात्रेय जी यहां के राज्यपाल के रूप में हैं। साथ ही साथ हरियाणा से एक महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है हरियाणा सरकार की, ई अधिगम योजना का संबंध किस राज्य से है? तो ई अधिगम योजना का संबंध हरियाणा से है। अगर हम बात करें कि खेलो इंडिया
इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहां किया गया था? तो ये पंचकुला हरियाणा में इसका आयोजन किया गया था। और टॉप मतलब पदक तालिका में पहले स्थान पे कौन रहा? तो हरियाणा स्वतः पदक तालिका में रहा। अगर बात करें हम यहीं 35वां सूरज कुंड मेले का आयोजन कहां किया गया? तो ये फरीदाबाद जो कि हरियाणा का शहर है, यहां पर आयोजित किया गया। आपको दो प्रश्न यहां से याद रखना है कि इसमें फोकस राज्य कौन रहा? तो जम्मू कश्मीर फोकस राज्य, और देश के रूप में उज्बेकिस्तान दोस्तों ये फोकस देश के रूप में रहा। अगर हम बात कर लें यही हरियाणा से संबंधित जानकारी के परिप्रेक्ष्य में, तो आपको जरूर याद रखना है हाल ही में हरियाणा में एक स्थल है राखी गढ़ी। इसे हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा की गई है राखी गढ़ी किस नदी के तट पर स्थित था? तो घग्गर नदी के तट पर स्थित था राखी गढ़ी, जो कि संबंधित है हड़प्पा सभ्यता से। अगर हम बात करें पोखरण राजस्थान के बारे में, तो हाल ही में भगवान शंकर की सबसे ऊंची प्रतिमा, विश्व की सबसे ऊंची भगवान शंकर की प्रतिमा कहां स्थापित किया गया? तो राजसमंद राजस्थान में स्थापित किया गया। और यहीं पे दोस्तों जैन मुनि का स्टैचू ऑफ पीस भी स्थापित किया गया है, आपको याद रखना है। अगर बात करें शिमला की, तो आलू अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? तो आलू अनुसंधान केंद्र जो है दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश के शिमला में स्थित है। और आरोहण कार्यक्रम का आयोजन कहां किया गया था? तो आरोहण कार्यक्रम का आयोजन भी शिमला में किया गया था। अगर बात करें हैदराबाद के तेलंगाना की, तो यूनेस्को के द्वारा ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में किन किन शहरों को चुना गया था? तो अहमदाबाद और हैदराबाद को मुंबई और हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में भी चुना गया है हैदराबाद और मुंबई को। यह महत्वपूर्ण जानकारी है, आपको जरूर याद रखना है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ें, अगला देखें। हाल ही में अंतरिक्ष में शूट करने वाले पहले अभिनेता कौन होंगे? मतलब फिल्म की शूटिंग करने वाले पहले अंतरिक्ष में शूटिंग करने वाले कौन होंगे? तो पहला दिया गया है टॉम क्रूज, दूसरा डॉग मिलम, तीसरा दिया गया है विल स्मिथ, चौथा दिया गया है जैन कैपियन। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा ये टॉम क्रूज होंगे अंतरिक्ष में। और यहां से आपको ध्यान रखना है टॉम क्रूज जो है वो अंतरिक्ष में फिल्म की शूटिंग करने वाले पहले अभिनेता के रूप में होंगे। अब यहां ध्यान रखना है कि यह फिल्म किसके द्वारा निर्देशित की जा रही है? तो डॉग लिमन के द्वारा निर्देशित की जा रही है। दो बिंदु आपको याद रखना है। अब बात हो रही है अभिनेता और फिल्म की, तो महत्वपूर्ण जो फिल्म संबंधित जो करंट अफेयर की जानकारियां होती हैं उनको हम रिकॉल कर लें। जैसे हाल ही में ऑस्कर फिल्मों का घोषणा किया गया है कौन से क्रम का? 94वें क्रम का। और इसका आयोजन कहां किया जाता है? लॉस एंजल्स यूएसए में किया जाता है। बेस्ट फिल्म कौन रही दोस्तों? तो कोडा जो है ये बेस्ट फिल्म रही। और बेस्ट अभिनेता के रूप में कौन रहे? तो विल स्मिथ बेस्ट अभिनेता रहे। और अभिनेत्री के रूप में जेसिका चेस्टर्न बेस्ट अभिनेत्री के रूप में रही। अब यहां पर निर्देशक भी ध्यान दें तो जैन कैपियन जो हैं ये बेस्ट निर्देशक के रूप में चुने गए। अब यहां से अगर हम ध्यान दें तो हाल ही में 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार की भी घोषणा की गई। किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? तो आशा पारेख को दिए जाने की घोषणा की गई है। अगर हम बात करें यहां पर 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में बेस्ट अभिनेता कौन चुना गया? तो रणवीर सिंह इनकी फिल्म क्या रही? 83 के लिए चुना गया। जबकि अभिनेत्री के रूप में दोस्तों
कीर्ति सेनन को चुना गया और इनकी फिल्म क्या रही? मिमी रही। अगर हम बात करें 68वें राष्ट्रीय फिल्म की दोस्तों, तो 68वें राष्ट्रीय फिल्म में आपको ध्यान रखना है अजय देवगन तानाजी अनसांग वॉरियर के लिए, और सूर्या जो हैं ये सुरई पोट्रू जो इसके लिए बेस्ट अभिनेता के रूप में संयुक्त रूप से इनको सम्मानित किया गया, और अभिनेत्री के रूप में अपर्णा बाल मुरली जो कि सुरई पुट्रू के लिए बेस्ट अभिनेत्री के रूप में चुनी गई हैं। 67वें फिल्म में आपको बेस्ट फिल्म की अगर बात की जाए तो शेरशाह जो है ये बेस्ट फिल्म के रूप में चुना गया था। ये महत्वपूर्ण जानकारी है फिल्मों के परिप्रेक्ष्य में, और आपसे यहां से प्रश्न बनने की संभावना प्रबल है, तो आप इनको जरूर याद रखें। आइए इसी क्रम में देखिए, यहां दिया गया है ये टॉम क्रूज हैं और ये पहले अभिनेता होंगे जो अंतरिक्ष में फिल्म की शूटिंग करेंगे। यहां देखिए ऑस्कर दिया गया है, ये 94वां था, और कोडा फिल्म जो है ये बेस्ट फिल्म रही है। और यहां देखिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये क्रम कौन सा है? 52वां है, और आशा पारेख जी को दिए जाने की घोषणा की गई है, जबकि 51वां किसे दिया गया था? तो रजनीकांत जी को, और 50वां किसे दिया गया था? अमिताभ बच्चन जी को दिया गया था। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में महिला श्रेणी सितंबर माह के 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता? अत्यंत महत्वपूर्ण है और प्रत्येक माह दिया जाने वाला पुरस्कार है। यहां से लगातार प्रश्न भी बने हैं, तो विकल्प हम देख लें। पहला स्मृति मंधाना, दूसरा झूलन गोस्वामी, तीसरा हरमनप्रीत कौर, और चौथा इनमें से कोई नहीं। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर सी सही होगा। हरमनप्रीत कौर को दिए जाने की घोषणा की गई है सितंबर माह के 2022 का। अगर हम बात करें हरमनप्रीत कौर के बारे में, तो ये कप्तान है भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन है? तो ये हरमनप्रीत कौर है। आपको यही याद कर लेना है, पहली बार कॉमनवेल्थ गेम में सिल्वर पदक किसकी कप्तानी में प्राप्त किया भारत ने? तो हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में प्राप्त किया है। अब यहां बात हो रही है आईसीसी की। महिला वर्ग में हमने देखा कि भारत की कप्तान जो महिला वर्ग की हैं हरमनप्रीत कौर को दिया गया है। तो पुरुष वर्ग में भी ध्यान रखें, तो रिजवान जो हैं ये पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, इनको दिया गया है पुरस्कार, मंथ का पुरस्कार जो दिया गया है इनको दिया गया है, और ये पाकिस्तान से संबंधित है। सितंबर माह के लिए इनको सम्मानित किया गया। अगर हम बात करें आईसीसी की, तो इसकी स्थापना 1909 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय कहां है? दुबई में है, और इसके प्रमुख कौन है? ग्रेग वर्कले जो हैं इसके प्रमुख हैं। अगर हम आपसे बात करें कि आईसीसी के द्वारा क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के रूप में किसे चुना गया है, तो शाहीन अफरीदी को चुना गया है, और ये पाकिस्तान के हैं। टेस्ट के बारे में बात करें, टेस्ट क्रिकेटर के रूप में जो रूट को चुना गया है, और महिला के रूप में स्मृति मंधाना को चुना गया है। आपको स्मृति मंधाना जरूर याद रखना है कि आईसीसी के द्वारा वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में स्मृति मंधाना को। अगर हम बात करें झूलन गोस्वामी के बारे में, तो विश्व की सर्वाधिक विकेट प्राप्त करने वाली पहली महिला बॉलर कौन है? तो ये झूलन गोस्वामी हैं, और हाल ही में इन्होंने संन्यास ले लिया है क्रिकेट के सभी प्रारूपों से, और इन्होंने अपना कैरियर की शुरुआत इंग्लैंड के साथ किया था, और साथ ही साथ इन्होंने अपने कैरियर की समाप्ति या संन्यास लेने की घोषणा इंग्लैंड के साथ लास्ट मैच को खेलकर भी किया है। साथ ही साथ मिताली राज को याद रखना है, इन्होंने भी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें, और यहां देखिए आपको दोनों लोगों का पिक्चर दिखाया गया है, हरमनप्रीत कौर साथ ही साथ रिजवान जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, और मंथ ऑफ द प्लेयर के रूप में सितंबर माह के लिए चुने गए हैं। अगर हम बात करें यही एक महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में आपसे एक प्रश्न कि जो आईसीसी है इसका हाल ही में सीईओ नियुक्त किए गए हैं, तो वर्तमान में कौन है? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सीईओ कौन है।
आइए इस सेशन के लास्ट प्रश्न को देखें और अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाल ही में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन 2022 किस देश में शुरू किया जाएगा? अब यहां देखिए, पहला दिया गया है भारत, दूसरा यूएई, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा न्यूजीलैंड। यह काफी चर्चा का भी ये विषय रहा है, तो यहां से प्रश्न बनने की संभावना प्रबल है। तो यहां हम जो विकल्प देखें तो हमारा सही विकल्प जो है ये भारत होगा। और इसका आयोजन कब से प्रारंभ किया गया है? 11 अक्टूबर से लेकर ये 30 अक्टूबर तक चलने वाला ये गेम है। और ये कहां पर? ये भुवनेश्वर, उड़ीसा, साथ ही साथ नवी मुंबई और गोवा यहां पर इसका आयोजन किया जाना निश्चित किया गया। अगर हम बात करें ये फीफा अंडर 17 सबसे सफल टीम कौन रही है, तो 2 पदक विजेता के रूप में यहां पर उत्तर कोरिया जो है ये सबसे सफल टीम के रूप में रही है। अगर हम बात करें कि इसका संस्करण कौन सा है, तो ये 7वां संस्करण इसका है। फीफा महिला जो 17 कप है इसका आयोजन का ये 7वां संस्करण है। अब यहां से फीफा से महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में आपको ध्यान रखना है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 भी होना है। तो इसका फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो दोहा कतर में इसका आयोजन किया जाएगा। अगर हम बात करें कि फीफा का स्थापना कब किया गया था, तो आप ध्यान रखें 1904 ईस्वी में फीफा का स्थापना किया गया था। और इसका मुख्यालय कहां है? तो आपको याद रखना है इसका मुख्यालय जो है लुसाने, स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थित है। और इसके प्रमुख कौन है? तो जियानी इन्फेंटिनो जो हैं इसके प्रमुख हैं। अब हाल ही में भारत के भारतीय फुटबॉल संघ को फीफा ने निरस्त कर दिया था। बाद में उसको उन्होंने अपने आदेश को बैक लिया। तो आपको ध्यान रखना है कि भारतीय फुटबॉल संघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो कल्याण चौबे को चुना गया है। और आपको यह प्रश्न जरूर याद रखना है क्योंकि यहां से काफी विवाद रहा है, क्योंकि एक बार भारत की सदस्यता को निरस्त कर दिया गया फीफा के द्वारा, लेकिन फिर पुनः इसको जारी किया गया और अंडर 17 कप भी निरस्त कर दिया गया था, लेकिन पुनः सूचना जारी किया गया कि इसका आयोजन भारत के द्वारा ही किया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि भारतीय फुटबॉल संघ के प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? कल्याण चौबे को चुना गया है। अब यहां भारतीय फुटबॉल संघ के द्वारा हाल ही में फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है। तो किसे चुना गया है? पुरुष वर्ग में सुनील छेत्री को चुना गया है। और महिला में बात करें तो मनीषा कल्याण, कौन है? मनीषा कल्याण को चुना गया है। यह प्रश्न जरूर याद रखना है। यहां देखिए आपको अंडर 17 वोमेन वर्ल्ड कप यहां दिया गया है 2022, जिसका आयोजन भारत में किया जाना है। साथ ही साथ अगर हम यूएई के बारे में बात करें तो T20 एशिया कप का आयोजन कहां किया गया था? तो यूएई में किया गया था। विजेता टीम कौन रही? श्रीलंका दोस्तों विजेता रही, उप विजेता पाकिस्तान रहा। अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो आपको ध्यान रखना है 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कहां किया जाएगा? 2032 में। तो 2032 में ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। अगर हम बात करें न्यूजीलैंड की तो T20 महिला विश्व कप और आईसीसी महिला विश्व कप का आयोजन कहां किया गया था? तो न्यूजीलैंड में किया गया था। और दोनों की विजेता टीम कौन रही? ऑस्ट्रेलिया दोस्तों दोनों की विजेता के रूप में रही। यह महत्वपूर्ण खेल परिदृश्य से घटनाएं हैं, आपको याद रखना है। आइए इसी क्रम में लास्ट में आपसे विदा लेने से पहले 2 शब्द के साथ आपसे हम विदा लेना चाहेंगे। देखिए, जीवन में मौके तो सभी को मिलते हैं, लेकिन सफलता केवल कड़ी मेहनत वालों को ही प्राप्त होता है। मतलब अगर आप भाग्य के भरोसे बैठे हैं कि भाग्य में अच्छा दिन आएगा तब हम सफल होकर दिखाएंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। आप जागिए, उठिए और अपने कर्तव्य पथ पर चलिए और निरंतर चलते रहिए जब तक आप सफल ना हो जाएं। इसी क्रम में आपसे गुजारिश रहेगी कि आप अपने परिवार और अपना खूब सारा ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।